Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So, in case you are new to this channel, from today we are starting with the Law MCQ booklet series. I have started this series with the subject audit. Now I am continuing this series with law. So, in case you want to refer to the audit videos, I have given the link in the I button. You can check that out. Okay, so let's start with the law MCQ series. Today we are going to cover up 10 questions as mentioned in the thumbnail also. Likewise, we are going to cover all the questions from this booklet from first question till the end. Okay, don't worry about the MCQs, all of them will be covered by me in different videos. Be regular, study consistently, and you will be through with all these MCQs. Okay, so without wasting any further time, let's start with the MCQ number 1. In compliance to Companies Act 2013, at least one women director shall be on the board of such class or classes of companies. So यहाँ पर बात कर रखी है वन विमेन डायरेक्टर की. अब वुमेन डायरेक्टर के जो प्रोविजंस हैं वो कौन से सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं? सेक्शन 149 के अंदर दिए हुए हैं. तो सेक्शन 149 के अंदर क्या बोला हुआ है? सेक्शन 149 में बोला हुआ है कि हर एक कंपनी में, कौन सी कंपनी में, कोई लिस्टेड कंपनी है या फिर कोई अदर पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है या फिर टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 300 करोड़ है, तो उस केस में विमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. नाउ विमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लिस्टेड कंपनी के केस में हमेशा ही एप्लीकेबल होगा. वहाँ पर आपको पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर देखने की ज़रूरत नहीं होती थी. पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट आपको सिर्फ और सिर्फ अदर पब्लिक कंपनीज के केस में देखना है, बेसिकली जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले ना और आपको देखते ही पता चल रहा है कि विमेन डायरेक्टर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रिकॉल ऑल दी प्रोविजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन. इससे क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा ना वो बुक का पेज याद आने लगेगा कि कहाँ पर विमेन डायरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे. तो जब आपको वो पेज याद आने लगेगा तो डेफिनेटली ऐसी गलती होने के चांसेस कम होंगे कि आप MCQ गलत कर दो. तो ऑलवेज ट्राई टू रिकॉल कि आपने क्या क्या प्रोविजंस पढ़े थे. ठीक है, let's move further. In compliance to the Companies Act 2013, at least one women director shall be on the board of such class or classes of companies as may be prescribed. तो ये कौन से सेक्शन में बताया हुआ है? सेक्शन 149 के अंदर बताया हुआ है. Messrs. Ria is keen to hold the office of women director in a company. She has selected some companies in which there is a vacancy for the women director. Advise Ms. Ria in selecting the companies which are mandatorily required to appoint a women director. So Ms. Ria ने कुछ कंपनी सेलेक्ट की है and she is asking us to advise her कि वो कौन सी कंपनी में women director बन सकती है. क्यों? क्योंकि अगर women director की जो कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो मैंडेटरी नहीं होगी तो देयर आर चांसेस कि कंपनी women director को अपॉइंट ना करे. तो शी वॉन्ट्स टू बी श्योर कि कौन सी कंपनीज में वो अप्लाई करेगी तो उसको सिलेक्ट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटिंग इन वुमेन डायरेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर शी हैज सिलेक्टेड सम कंपनीज. वी हैव टू चेक वेदर वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी और नॉट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन. PQR लिमिटेड. PQR लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है. पब्लिक कंपनी कैसी है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है. PQR Limited, which is an unlisted public company, having paid up share capital of 150 crore rupees as per the last date of the latest audited financial statements. So मैंने जो आपको लिमिट्स बताई थी वो क्या थी? इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ या फिर टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 300 करोड़. अगर इनमें से कोई भी लिमिट, एनी ऑफ द लिमिट्स गेट्स फुलफिल्ड, इस केस में the women director concept will be applicable. So यहाँ पर आपको paid up share capital दी हुई है. paid up share capital is more than equal to 100 करोड़, which means women director का concept यहाँ पर applicable हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, EBC लिमिटेड विच इज़ अ लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी के केस में तो इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल. सो यहाँ पर अगर आपको टर्नओवर या फिर पेड अप शेयर कैपिटल कुछ भी दिया होता है, यू हैव टू इग्नोर द सेम. वाई? बिकॉज टर्नओवर देखने की ज़रूरत ही नहीं है. यू हैव टू जस्ट सी लिस्टेड है तो इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल. नेक्स्ट, XYZ लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी. अनलिस्टेड कंपनी है और पब्लिक है. अनलिस्टेड प्लस पब्लिक कंपनी है तो यू हैव टू चेक द लिमिट्स ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर. लेट्स सी यहाँ पर क्या दिया हुआ है. टर्नओवर दिया हुआ है. टर्नओवर कितना दिया है? 350 करोड़ रुपीज़. 350 करोड़ रुपीज़ का मतलब है इट इज़ एक्सीडिंग 300 करोड़.
इक्वल भी होता तो भी एप्लीकेबल हो जाता, तो यहाँ पर भी वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। सो इस केस में तीनों ही ऑप्शंस में सही है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑल ऑफ दी अबव, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। ओके, let's move on to the question number 2. KDS Agro Private Limited, it's a private company question. A newly incorporated company has not mentioned the names of its first directors of the company in its articles of association. First directors के provision कौन से section के अंदर दिए हैं? Section 152 के अंदर दिए हैं, टू बी प्रिसाइज सबसेक्शन 1 में दिए हुए हैं कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर्स का नेम मेंशन्ड है तो वो ही फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे। इनकेस एओए में मेंशन नहीं होता है तो उस केस में जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं वो ही आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं कंपनी के। लेकिन अगर मैं ओपीसी की बात करूँ तो ओपीसी के केस में आपका एक ही शेयर होल्डर होता है, डायरेक्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं बट शेयर होल्डर एक ही होता है, तो दैट सिंगल मेंबर विल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंटिल एंड अनलेस न्यू डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सी फर्स्ट डायरेक्टर्स का जैसे ही नाम मैंने पढ़ा उसके बाद मैंने सारे फर्स्ट डायरेक्टर्स के प्रोविजंस को क्या किया, रिकॉल किया। आई एम टेलिंग यू द टेक्निक जिस तरीके से आप एमसीक्यूज को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, सो KDS Agro Private Limited, a newly incorporated company, has not mentioned the names of the first directors of the company in its AOA, referring to the provisions of Companies Act 2013, who shall be deemed to be the first directors of the company. Deemed क्यों बोला, क्योंकि नाम मेंशन नहीं है, नाम मेंशन होता तो डीमिंग प्रोविजन लगता ही नहीं, यहाँ में डीमिंग प्रोविजन इसलिए लगाना पड़ रहा है बिकॉज नेम्स आर नॉट मेंशन्ड इन द AOA। ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए इस केस में, ये ओपीसी तो है नहीं, तो सब्सक्राइबर्स टू द एमओए विल बी दी आंसर्स। सो लेट्स सी कहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज द मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स। नो, द मेंबर्स आर नॉट डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स। सेकंड इज सब्सक्राइबर्स टू द एमओए शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स। यस, सब्सक्राइबर्स टू द एमओए विल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, the turnover of XYZ Limited public company है, as on the last date of the latest audited financial statement is 400 करोड़। तो टर्नओवर दे रखी है 400 करोड़ रुपीज़। द एन इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ द विमेन डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन फिर से आ गया। विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन किस में दिया है, सेक्शन 149 के अंदर दिया हुआ है। विमेन डायरेक्टर की वैकेंसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वैकेंसी की बात करें तो अगर कोई भी इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है इन द ऑफिस ऑफ विमेन डायरेक्टर, सो इट हैज़ टू बी फिल्ड अप कब तक, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक, या फिर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर। तो जो भी नेक्स्ट इमीडिएट बोर्ड मीटिंग हो रही है हमें उसकी डेट कंपेयर करनी पड़ेगी किसके साथ, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी किस दिन हुई है, 15 जून। 15 जून से 3 months अगर हम लगाएंगे सो इट इज़ गोइंग टू बी जून से जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर। सो 15 जून इज गोइंग टू बी द डेट, 15 जून 15 July, August, September. 15 September is going to be the 3 months valid date, and we have to compare it with the immediate next board meeting. Let's check immediate next board meeting कब हुई है. So the immediate board meeting was held on 14th of October. 14th of October is obviously later than 15th of September. तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में the vacancy has to be filled by the by which date, by 14th of October. So this is going to be the correct answer in this case. ठीक है, next, Amma Textiles Limited, a listed company, listed public company का केस है, engaged in the production of furniture and fittings in Pune. The company is having 50,000 small shareholders. Small shareholders का concept कौन से section के अंदर है, section 151. Section 151 is applicable on whom? Section 151 is applicable only in case of listed entities. तो ये कंपनी भी क्या है, लिस्टेड कंपनी है, तो क्वेश्चन अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब इसमें आगे पढ़ते हैं। द स्मॉल शेयर होल्डर्स वॉन्टेड टू इलेक्ट अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स अमंग्स देमसेल्व्स सो दैट द इशूज आर रिजॉल्व ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग्स एट द अर्लीस्ट. 500 small shareholders served a notice for appointment of a small shareholder in the board. डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ नोटिस। तो नोटिस की वैलिडिटी के लिए हमें चेक करना क्या पड़ेगा कि नोटिस अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा स्मॉल शेयर होल्डर्स देते हैं या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज़ लेस, अगर एटलीस्ट इतने लोग नोटिस सर्व करते हैं तभी अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स का 1/10 करेंगे तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5000। इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, मोर देन इक्वल टू 1000 शेयर होल्डर्स। तो एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स ने नोटिस दिया होना चाहिए था या फिर 5000 विच एवर इज़
लेस, तो लेस कितना हो रहा है इस केस में 1000, तो एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स शुड हैव गिवन द नोटिस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, बट हेयर कितने लोगों ने दिया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 ने दिया है, तो क्या ये वैलिड नोटिस माना जाएगा? नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि एटलीस्ट 1000 लोगों को करना चाहिए था, तभी ये वैलिड होता। लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। नोटिस बाय 500 स्मॉल शेयर होल्डर्स वैलिड, वैलिड वाले तो आप ऑप्शन सबसे पहले कट कर दो क्योंकि वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों नॉट वैलिड वाले हैं, इनको पढ़ते हैं। Notice by 500 small shareholders is not valid and a company may appoint small shareholders director on the requisition of 1000 small shareholders director। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है अभी तक, फिर भी हम आगे के दो ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। Notice by 500 small shareholders is not valid and the company may appoint small shareholder director on the requisition of 5000। नहीं, 5000 नहीं, सिर्फ 1000 से काम चल जाता। क्यों? क्योंकि लेस वाली लिमिट है, विच एवर इज लेस। Small shareholders director cannot be appointed in the company as the company does not fulfill the condition for the appointment। No, ये चीज़ इन्होंने गलत बोली। क्यों? क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के केस में इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल स्मॉल शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट, सेक्शन नंबर 151। सो द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर क्यू अ डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है, प्रोसीडिंग ऑन अ फॉरेन टूर ऑफ 6 मंथ्स। फॉरेन टूर मतलब इंडिया से बाहर जा रहा है 6 महीने के लिए। इस मिस्टर क्यू ने किसको अपॉइंट कर दिया? मिस्टर वाई को अपॉइंट कर दिया एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट कौन से सेक्शन के अंदर है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 2 के अंदर दिया हुआ है। सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 सेज कि अगर कोई भी डायरेक्टर मोर देन 3 मंथ्स के लिए बाहर जाता है, मोर देन इक्वल टू भी, इनफैक्ट मोर देन इक्वल टू 3 मंथ्स के लिए इंडिया से बाहर जाता है, तो उस केस में अगर AOA ने बोर्ड को पावर दी हुई है टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है एंड दिस हैज़ टू बी डन ओनली इफ द AOA ऑथराइजेज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिस्टर क्यू कर रहा है, तो मिस्टर क्यू अपॉइंटमेंट कर सकता था या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड कर सकता है। बोर्ड भी तभी कर सकता है जब AOA ने उसको पावर दिया हो। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। नाउ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। तो आर्टिकल्स में बताया हुआ है कि अपॉइंटमेंट कर सकते हो आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स की, वेल एंड गुड। ठीक है, मिस्टर क्यू क्लेम्स दैट ही हैज़ द राइट टू अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। नो, ही डज नॉट हैव द राइट टू अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ऑब्वियसली बाय, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं, एंड दैट टू जब AOA में लिखा हो कि बोर्ड के पास ऐसी पावर है। ठीक है, लेट्स सी। तो वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी बिल्कुल गलत है। ही इज़ नॉट राइट इन सेइंग कि उसके पास राइट है टू अपॉइंट। लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, क्लेम बाय मिस्टर क्यू इज़ वैलिड। वैलिड वाले ऑप्शंस तो आप पहले ही कट कर दो, जिससे कि आपका ईजी हो जाएगा काम, आपका बर्डन कम हो जाएगा, आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो जो नॉट वैलिड वाले हैं ना, सिर्फ वही पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर क्लेम बाय मिस्टर क्यू इज़ नॉट वैलिड एज द अथॉरिटी टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैज़ बीन वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली एंड दैट टू सब्जेक्ट टू एम्पावरमेंट बाय द आर्टिकल्स। तो बिल्कुल सही बोली ये बात कि आर्टिकल्स में लिखा होगा तो ही कर सकते हैं। Mr. Y cannot appoint as or cannot be appointed as alternate director as Mr. Q proceeds on a foreign tour for 6 months only। नहीं भाई, 3 महीने भी जाता ना तब भी हो जाता, यहाँ तो 6 महीने के लिए गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज B। Let's move on to the next question. I hope you're participating with me. Mr. Nagarjuna decided to resignation, okay, from the MGT private company है due to preoccupation. He sent his resignation letter. Okay, resignation वाला क्वेश्चन है। resignation of डायरेक्टर के प्रोविजंस आपको दिए होते हैं कौन से सेक्शन में? सेक्शन 168 के अंदर। सेक्शन 168 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई डायरेक्टर रिज़ाइन करना चाहता है तो वो रिज़ाइन कर सकता है। तो रेजिग्नेशन का जो लेटर होगा, उस लेटर के अंदर अगर उसने कोई डेट स्पेसिफाई की है कि वो विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट ही वांट्स टू रिज़ाइन, तो उस डेट को आप कंसिडर करते हो एंड उस डेट को आप कंपेयर करते हो विद द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस और रिसीट ऑफ रेजिग्नेशन लेटर बाय द कंपनी। उसमें से जो भी लेटर डेट होती है दैट बिकम्स द इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन। तो यहाँ पर लेट्स चेक क्या क्या डेट्स हमें दी हुई हैं। तो ही सेंट हिज रेजिग्नेशन लेटर डेटेड 12th of June। 12th of June को भेजा था, तो 12th June हमारी एक डेट हो जाएगी जिसको हमें कंपेयर करना है विद द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रेजिग्नेशन लेटर बाय द कंपनी। नाउ
उसने कंपनी को भेजा जिसमें उसने लिखा कि वो रिज़ाइन करेगी विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून। तो ये वाली डेट हमारे लिए इररेलेवेंट हो गई। क्यों? क्योंकि रेजिग्नेशन लेटर में उसने बोला है कि मैं 15 जून से रिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो 15 जून हमारी रेलेवेंट डेट हो गई, रेजिग्नेशन की डेट हो गई। नाउ ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी ही ड्रॉप्ड अ मेल ऑन 17 जून। ठीक है, बट दिस डेट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर अस, दिस वॉज ऑल्सो नॉट रेलेवेंट। ये वाली डेट हमारे लिए रेलेवेंट थी अभी तक। To confirm whether the company has received his letter or not. Finally, company received his letter on 25th June. तो कंपनी को कब रिसीव हुआ है? 25th ऑफ जून को। हमें क्या देखना होगा? विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो दैट विल बिकम द इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन। तो यहाँ पर इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन कब होगी? इफेक्टिव डेट विल बी 25th ऑफ जून। तो आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। HCQ Pharma Limited is a company listed with the Bombay Stock Exchange, incorporated on January 20, 2002. The directors of the company want to appoint Mr. Sanjay, who is a managing partner of Sanjay and Associates LLP firm of lawyers, as an independent director. Okay, तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। तो उसके लिए हमें क्वालिफिकेशंस चेक करनी पड़ती हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्वालिफाइड है या भी नहीं। तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन कौन सा आता था? सेक्शन 149 सब सेक्शन 6, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस के बारे में दिया हुआ था। तो वहाँ पर क्या किस पॉइंट से बेसिकली, उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेट्स सी यहाँ पर किस पॉइंट से रिलेटेड ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। सो जो डायरेक्टर्स हैं वो मिस्टर संजय को अपॉइंट करना चाहते हैं, जो एक लॉयर्स की फर्म में मैनेजिंग पार्टनर है। ठीक है, नाउ किस ईयर में करना चाह रहे हैं? 25 ऑफ अप्रैल 2020, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मिस्टर संजय इज एक्टिंग एज अ लीगल एडवाइजर टू जेनेसिस लेबोरेटरीज लिमिटेड, एसोसिएट कंपनी ऑफ HCQ। तो HCQ की एसोसिएट कंपनी कौन सी है? जेनेसिस लेबोरेटरी लिमिटेड। फार्मा लिमिटेड, ठीक है, सॉरी, HCQ फार्मा लिमिटेड। एडवोकेट संजय चार्ज कंसल्टेशन फीस एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपसे बेसिकली वो वाला पॉइंट पूछा जा रहा है जहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर कोई बंदा एम्प्लॉई है, पार्टनर है या प्रोप्राइटर है किसी भी लॉयर्स की फर्म में, लीगल फर्म में, ठीक है, और उस केस में वो कोई भी ट्रांजैक्शन इनकर करता है विद द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग और इक्वल टू 10% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म, उस पर्टिकुलर केस में। और ये वाली कंडीशन हमें देखनी होती थी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। अब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में से कभी भी अगर ये लिमिट एक्सीड कर जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता था? दैट एम्प्लॉई, पार्टनर, प्रोप्राइटर इज डिस्क्वालिफाइड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी। तो यहाँ पर हम देखें कि उसकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो एसोसिएट कंपनी के साथ हो रही है, और जो क्रॉस टर्नओवर है संजय एंड एसोसिएट्स की वो इतनी है इन 3 ईयर्स के अंदर। हमें चेक भी क्या करना है? 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर चेक करना है, प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर रेलिवेंट टू विच हम देख रहे हैं कि जिसमें उसको प्रपोज कर रहे हैं टू बी अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो प्रपोज टू बी अपॉइंटेड है अप्रैल 2020 में हुआ है, तो बेसिकली 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट करने का सोच रहे हैं। ओके, तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स कौन से हो जाएंगे? 17-18, 18-19 और 19-20। तीनों ईयर्स में लेट्स चेक कि उसकी जो ग्रॉस टर्नओवर है उसका 10% कितना आ रहा है, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे अगर वो 10% या 10% से ज़्यादा का अमाउंट उसने फीस चार्ज किया होगा उस केस में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में देखें तो इसका 10% हो गया 4 करोड़, इसका 10% हो गया 5 करोड़ और इसका 10% हो गया 4.5 करोड़। तो यहाँ पर अगर हम फीस को कंपेयर करें तो इट इज़ लेस दैन 4 करोड़, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फीस देखें तो इट इज़ मोर दैन 10%, तो यहाँ पर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? देखो तीसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वैसे यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि है ही नहीं फीस, बट लेकिन तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जाती है ना तो उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो नहीं बन पाता, और यहाँ पे तो 18-19 में ऑलरेडी एक्सीड कर रही थी, तो डेफिनेटली ही कैन नॉट बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ट्रांजैक्शन किसी के साथ भी हुई होती, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, हर केस में हमें ये लिमिट चेक करनी पड़ती, ऐसा नहीं है सिर्फ कंपनी के साथ ही, if you remember the provision. Okay, let's move on to the options and see which one is correct. HCQ Pharma Limited can appoint
काट दो। कैन नॉट अपॉइंट पढ़ेंगे आगे, कैन नॉट अपॉइंट पढ़ेंगे आगे, कैन अपॉइंट इसको भी काट दो। तो देखो दो ऑप्शन इतने बड़े बड़े तो पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो गलत दे रखे हैं। अब सही वालों को पढ़ते हैं, सिलेक्ट करते हैं बी और सी में से कौन सा सही है। HCQ Pharma Limited cannot appoint Mr. Sanjay as an independent director as he is the managing partner of a firm which is legal advisor to its associate company irrespective of the amount of fees charged by the firm to its associate। गलत, वहाँ पे लिमिट थी more than equal to 10% of the gross turnover of such firm, उस केस में ही होता है। नाउ कैनॉट अपॉइंट एज एन, वैसे तो यही सही ऑप्शन होगा क्योंकि बाकी सब तो गलत हैं, बट फिर भी पढ़ना है। HCQ Pharma Limited cannot appoint Mr. Sanjay as an independent director as he is a managing partner of the firm which is legal advisor to its associate company and the fees charged by the firm exceeds the percentage कितनी है 10% as specified in the act during 1 out of 3 immediately preceding financial year। So बिल्कुल appropriate option दे रखा है, ठीक है। C is the correct answer। Let's move on to the 8th question। The board of directors of MNO Limited, it is a public company, okay, is willing to appoint Mr. R as the additional director। additional director के कॉन्सेप्ट सेक्शन 161 सबसेक्शन 1। मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन के सबसेक्शन याद करने की आपको एक ट्रिक बताई थी, इफ़ यू रिमेंबर। उसकी वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले डाली थी, इनफैक्ट लास्ट ईयर डाली थी। तो उस ट्रिक के हिसाब से पता है सब सेक्शंस ईजीली याद हो जाएंगे इस सेक्शन के। तो सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता था? इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर AOA ने बोर्ड को पावर दी हुई है तो वो एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, और एडिशनल डायरेक्टर्स का जो टेन्योर होता है वो होता है नेक्स्ट AGM और ड्यू डेट ऑफ AGM विच एवर इज अर्लियर, है ना। लेट्स सी ये हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी साइलेंट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट द बोर्ड डज नॉट हैव द पावर to appoint the additional director। validate the above situation in lights of legal provision। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि AOA ही पावर देता है बोर्ड को, तभी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज इन द जनरल मीटिंग नीड्स टू बी पास्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग नीड्स टू बी पास्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। द प्रोविजन इन द आर्टिकल्स इज नीडेड कन्फरिंग द पावर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्वियसली पावर AOA देगा तभी बोर्ड अपॉइंट कर सकता था। द बोर्ड हैज़ द पावर टू अपॉइंट द एडिशनल डायरेक्टर, नो द बोर्ड डज नॉट हैव द पावर। तो करेक्ट आंसर इज C। Let's move on to the next question. Mrs. Z is proposed to be appointed as the director in a public company। public company, ठीक है। RLP Limited पब्लिक कंपनी कौन सी है? RLP Limited। Mr. Z is already a director in one dormant to section 8। अच्छा देखो ये पढ़ते ही समझ आ गया कि ये नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 165। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 165 इज़ फॉर दी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स इन अ फर्म, जिसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 20 मैक्सिमम आप कर सकते हो, जिसमें से 10 मैक्सिमम आपका पब्लिक कंपनीज़ के अंदर हो सकता है और बाकी के अदर्स। ऑल्सो इसमें ये मैंशनड होता है कि अगर आप किसी सेक्शन 8 कंपनी में या फिर किसी डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर हो तो वो इस 20 की लिमिट में नहीं आता है, वो इस 20 की लिमिट में नहीं आता है। तो सेक्शन 8 और डोरमेंट कंपनीज़ में आप चाहे 100 कंपनीज़ में डायरेक्टर बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब पब्लिक कंपनी के लिए मैक्सिमम पब्लिक कंपनीज़ कितनी हो सकती हैं? 10। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, उस हिसाब से वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। नाउ यहाँ पर 1 डोरमेंट कंपनी है तो इसको आप काउंट नहीं करोगे विद फॉर द लिमिट ऑफ 20। 2 सेक्शन 8 कंपनीज हैं, 8 पब्लिक कंपनी, तो 8 पब्लिक कंपनी इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि ये 20 की लिमिट में भी आएगी और 10 की लिमिट में भी आएगी ऑब्वियसली। तो 8 पब्लिक कंपनी हो गई हमारे पास, और 9 क्या है? लेट्स राइट डाउन 9 ऑल्सो। 9 क्या है? 9 है हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। 9 प्राइवेट है तो प्राइवेट भी काउंट होती है। 2 आउट ऑफ 9 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर सब्सिडरीज ऑफ पब्लिक लिमिटेड। ओके, 9 प्राइवेट, 2 क्या है? सब्सिडरी है पब्लिक की। तो आपको सेक्शन 165 में ये भी याद होगा कि लिखा था कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी होती है किसी पब्लिक कंपनी की तो वो प्राइवेट कंपनी में नहीं काउंट होगी, वो पब्लिक कंपनी की लिमिट में काउंट होगी, मतलब वो इस 10 के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, 2 और 7। तो ये 2 भी कहाँ पर जाएंगी? ये इसमें आ जाएंगी। इसका मतलब हो गया कि टोटल 10 हमारी पब्लिक कंपनीज़ हैं और टोटल 7 हमारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ठीक है।
इस पर्टिकुलर सेक्शन की लिमिट्स को काउंट करने के लिए। तो अभी तक टोटल कितनी कंपनीज में डायरेक्टरशिप हो चुकी है? टोटल 17 कंपनीज में डायरेक्टरशिप हो चुकी है। नाउ वी हैव टू डिटर्मिन कि क्या वो इस पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है या नहीं। तो पब्लिक कंपनी की जो लिमिट है वो मैक्सिमम ऑलरेडी आपकी ऑक्यूपाई हो चुकी है। इवन तो आपके पास 3 कंपनीज का स्कोप था कि आप अभी डायरेक्टर बन सकते हो, पर वो 3 कंपनीज अदर देन पब्लिक कंपनीज तो हो सकती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में अब आप और डायरेक्टर नहीं बन सकते हो बिकॉज द लिमिट ऑफ 10 इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। ठीक है, लेट्स चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहाँ पर डिटर्मिन करना है कि क्या मिस्टर जेड एक्सेप्ट कर सकता है, तो नो। तो देखो येस वाले तो आप आंसर पहले ही कट कर दो क्योंकि वो नहीं कर सकता एक्सेप्ट, तो नो वाले ऑप्शंस ही पढ़ेंगे हम। नो एज मिस्टर टी इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर इन 20 कंपनीज, तो नहीं 20 की बात नहीं है, वो तो अभी ऑलरेडी 17 में ही है। जो 20 की लिमिट है जिसमें काउंटिंग होती है उसमें डॉर्मेंट और आपकी सेक्शन 8 तो आती नहीं है, तो अभी तो वैसे 17 ही हुई है, लेकिन उसकी जो 10 पब्लिक कंपनीज वाली लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। नो एज मिस्टर टी इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर इन 10 पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सो येस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज बी इन दिस केस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज हो सकते थे अगर आपको नहीं पता होता कि सेक्शन 8 कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी काउंट नहीं होती। सपोज आप नहीं करते तो यहाँ पर आप 1+2 भी कर देते, जिसका मतलब आप 20 कर लेते। तो अगर आपको बाई चांस ये समझ आ जाता कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते और आप शायद गलती कर देते ऑप्शन ए सिलेक्ट करने की कि वो ऑलरेडी 20 कंपनीज में डायरेक्टर है, जबकि यहाँ पर जो रीज़न है वो ये है कि वो ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर है, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नॉट बिकॉज कि 20 की लिमिट एक्सीड हो गई है। 20 वाली तो अभी एक्सीड हुई नहीं, अभी हमारे पास अभी भी 3 का स्कोप था, है ना। सो इसीलिए रीज़न समझना भी बहुत ज़रूरी है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ABC लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कितने डायरेक्टर्स हैं? 14 डायरेक्टर्स हैं। अब गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन, सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाती हैं, पता नहीं आप ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको याद होगा जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो इतनी सारी एक्सेप्शंस आई थी कि अगर गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी ने सेक्शन 137 का, सेक्शन 92 का कंप्लायंस किया है तो वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज थी, इसलिए गवर्नमेंट कंपनी पढ़ते ही ना सबसे पहले मेरे दिमाग में वो एग्जेम्पशंस की लिस्ट आ जाती है, जो मैंने आपको भी प्रोवाइड करा रखी है विद वीडियो, जिसके अंदर मैंने सारे एग्जेम्पशंस इकट्ठे लिख रखे हैं। तो वो वाली चीज़ मेरे दिमाग में आ जाती है हमेशा। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है। लेट्स रीड फर्दर। गवर्नमेंट कंपनी विद 14 डायरेक्टर्स, दे आर विलिंग टू अपॉइंट 2 more डायरेक्टर्स इन द कंपनी। ठीक है, टू इनेबल द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मिस्टर एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट अपॉइंटमेंट ऑफ 2 more डायरेक्टर्स विल बी अ वायलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। एग्जामिन द अबव सिचुएशन विद द लीगल प्रोविजन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमें जो हिंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का सेक्शन नंबर 149, सेक्शन 149 टू बी एग्जैक्ट, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के अंदर हम मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते थे, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 15। 15 से ज़्यादा अगर आपको एक्सीड करने हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। एंड अगर आपके AOA में भी अगर सपोज आपने 15 से कम लिख रखा था तो पहले आपको AOA को अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही यू कैन एक्सीड द लिमिट। बट इन एनी केस 15 से ज़्यादा करने के लिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा। बट उसके नीचे एक बॉक्स दिया हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ था कि देयर इज एन एक्सेप्शन टू 2 कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। अगर इन दोनों कंपनीज ने सेक्शन 137 और सेक्शन 92 एनुअल फाइलिंग और फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले दोनों सेक्शंस हैं, इन दोनों को कंप्लाई किया हुआ है, तो इस केस में देयर इज एन एक्सेप्शन टू दीज 2 कंपनीज, दैट इज दे कैन अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स ऑल्सो विदाउट पासिंग दी स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर ऑलरेडी कितने थे? 14 प्लस ये कितना अपॉइंट करना चाहते हैं? 2, तो 14 + 2 16। डू दे नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन? नो, there is no requirement. Why? Because they are covered under the exception. Let's read आंसर क्या दिया हुआ है। Appointment of more than 15 directors is violation of Companies Act? No. Appointment of more than 15 directors can be done by passing a special resolution? No, there is no need because they are covered under the exception. The Companies Act is silent about the maximum number. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। Government companies are exempted from the provision of maximum number of directors needed. बिल्कुल ठीक। अगर आपको ऐसे एक्सेप्शंस को लर्न करने में प्रॉब्लम आती है तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कौन सी कंपनीज़ को किस तरीके से एक्सेप्शन है, और मैंने उसमें तरीका भी बताया कि आप किस तरीके से याद रख सकते हो। सो इफ़ यू फाइंड दैट वीडियो यूज़फुल, आपके लिए हो सकता है रेलिवेंट हो, तो मैं उसको लिंक कर दूँगी यहाँ पर, प्लीज़ चेक दैट आउट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दीज पर्टिकुलर MCQs. वी हैव कवर्ड द 10 MCQs टुडे. आई होप यू enjoyed them covering with me, and आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी, आपने
अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, आपने अच्छे से मेरे साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी टू मेक मोर वीडियोज़, टू मेक more such content. And आई होप, आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई होप आपने स्टार्टिंग से ही मार्किंग्स करी होंगी उन क्वेश्चंस की जो आपके पहले अटेम्प्ट में गलत हुए हैं, बिकॉज यू विल रिक्वायर टू री डू दोज क्वेश्चन स्पेसिफिकली, जिससे कि आप फिर से गलती ना करो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, stay safe, stay healthy. Bye bye.